हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग क्लास 12 का फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसके कमेंट से ये तो पता लग गया कि वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। होपफुली आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। क्या आप जानते हैं कोई भी कंपनी अपना फंड कैसे अरेंज करती है? देखिए, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तब वो अपनी टोटल कैपिटल भी रजिस्टर्ड कराती है। इसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। अब कंपनी को जितने पैसों की जरूरत होती है, अपनी कैपिटल को कंपनी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करती है और ये सारी की सारी यूनिट्स इन्वेस्टर्स को बेची जाती है। हम सपोज करते हैं कि कंपनी को 10,000 रुपीज की जरूरत है और कंपनी ने इन 10,000 रुपीज को 10-10 रुपए की यूनिट्स में डिवाइड किया, विच वी कॉल्ड 1,000 शेयर्स। अब इन्वेस्टर्स जो हैं इन 1,000 शेयर्स को लेंगे और पैसा कंपनी को देंगे। तो इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स हैं, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और जो पैसा शेयर होल्डर से आता है उसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड रिप्रेजेंट द इक्विटी पोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल। शेयर होल्डर फंड जो होता है कंपनी की कैपिटल है विच बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, और ये जो कंपनी की कैपिटल शेयर होल्डर से बिलोंग करती है। इट इंक्लूड द फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स। और ये जो हमारा शेयर होल्डर फंड होता है जो शेयर्स के थ्रू आया है, शेयर होल्डर्स को ही हम लोग ओनर्स कहते हैं। देखिए, जिस बिजनेस में जो भी व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है वो ओनर होते हैं। अब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है शेयर होल्डर्स ने, तो डेफिनेटली वो कंपनी के ओनर। लोन फंड, देखिएगा कंपनी की कैपिटल जितनी रजिस्टर्ड थी, कंपनी ने इन्वेस्टर से सारा वो पैसा ले लिया, बट कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और कंपनी को अभी और भी पैसों की जरूरत है। कंपनी अब क्या करेगी? वो या तो बैंक से या पब्लिक से लोन लेगी। इसको कहते हैं हम लोग लोन फंड। द लोन फंड रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल दैट कम्स फ्रॉम लोन और डेट। कंपनी जो पैसा लोन या डेट के थ्रू अरेंज करती है उसको हम लोग लोन फंड कहते हैं। It represents money borrowed by the company that need to be repaid over time. अब कंपनी ने ये जो पैसा उधार लिया है, ओवर द टाइम कंपनी इस पैसे को रिफंड जरूर करेगी। शेयर कैपिटल, देखिएगा कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक में इशू किए और इन शेयर्स के अगेंस्ट जो पैसा आता है उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी के शेयर्स की वो वैल्यू होती है जो वो शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल स्पेसिफिकली रेफर्स टू पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी विदाउट एनी फिक्स डिविडेंड और रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। देखिएगा, जो भी व्यक्ति जो भी इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स कंपनी के लेगा वो उस कंपनी का रियल ओनर माना जाएगा। और रियल ओनर को बिल्कुल भी फिक्स डिविडेंड का कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाता। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट ऑन शेयर्स। आप अगर कंपनी के रियल ओनर हैं तो आपको प्रॉफिट का कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाएगा। बहुत ज्यादा प्रॉफिट होंगे वो भी आपको दिया जाएगा और अगर लॉसेज होंगे तो वो भी आपसे रिकवर किए जाएंगे। और इवन देन इक्विटी शेयर्स के रीपेमेंट का भी कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता। प्रेफरेंस कैपिटल, देखिए अगर आप एक रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप अपना पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में आपको प्रॉफिट का रेशियो फिक्स नहीं होता। तो कंपनी अगर बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करेगी वो भी आपको देगी, और अगर कंपनी लॉस में होगी तो वो आपको बियर करना होगा एज ए इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे और आप एक फिक्स रेशियो ऑफ प्रॉफिट में सेटिस्फाई हैं बट पैसे की सेफ्टी आपके लिए प्रायोरिटी है, तो आप वहां पर प्रेफरेंस कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। प्रेफरेंस कैपिटल रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल अपने आप में शेयर कैपिटल का वो टाइप होता है वेयर शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ फिक्स डिविडेंड, जहां पर इन्वेस्टर को एक फिक्स डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मींस जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है कंपनी में उस पर प्रॉफिट। हाउएवर दे यूजुअली डू नॉट हैव वोटिंग राइट। देखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग रियल ओनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ एक फिक्स रेशियो ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना ही तो वोटिंग राइट रखते हैं और ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट फॉर द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दैट अ कंपनी रिटेन ओवर द ईयर व्हिच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। देखिएगा, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया,
अब कंपनी क्या करती है, अपना सारा का सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा रखेगी फ्यूचर में होने वाले अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए, और जो ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है, इसको हम लोग रिजर्व्स कहते हैं। इट इंक्लूड वेरियस रिजर्व्स, इसके अंदर हमारे बहुत तरीके के रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व्स एटसेट्रा। नाउ द टॉपिक इज फिक्स एसेट्स। देखिएगा, कोई भी कंपनी कोई बिल्डिंग लेती है, मशीन लेती है, वो उसका यूज करती है और उसका यूज करके प्रॉफिट अर्न करती है। अब चूंकि उस बिल्डिंग और मशीन की जो लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर होती है, इसलिए हम उसको फिक्स एसेट्स कहते हैं। फिक्स एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट दैट अ कंपनी ओन्स एंड यूजेस फॉर इट्स ऑपरेशन। फिक्स एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है जिसका कंपनी यूज करती है अपने ऑपरेशंस में। दीज एसेट्स हैव ए यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर। ये जो हमारी एसेट्स होती है इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स। Investment refers to a money a company puts into security or other venture with the expectation of earning a positive return. आपको सुन के हैरानी होगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पैसा किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है, ताकि अपनी कंपनी से तो हम पैसा कमा ही रहे हैं, दूसरी कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट जनरेट किए जा सके। तो जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बाइंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और शेयर्स इज अनदर। करंट एसेट्स। Current assets are short-term assets that can be easily converted into cash or consumed within one business cycle, typically within a year. Cash, account receivable, inventory. आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के पास स्टॉक है। अब कोई भी कंपनी जो उसके पास स्टॉक है वो तो नहीं चाहेगी कि ये जो स्टॉक है 10 साल, 5 साल, 3 साल रखा रहे। वो चाहेगी कि इस स्टॉक को जल्द से जल्द हम कैश में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसी एसेट्स जिसे हम विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस। देखिएगा, जब कंपनी लोन लेती है उसको कहते हैं लोन, और जब कंपनी लोन किसी को देती है उसको कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस आर फंड्स प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू अनदर एंटिटी इंडिविजुअल विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीविंग रीपेमेंट विद इंटरेस्ट। देखिए, कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है तो वहां पर तो रिटर्न्स सामने वाली कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देती है, जिसको ये लोग लोन एंड एडवांसेस कहते हैं, तो इस लोन को देने के बाद हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि रीपेमेंट विद इंटरेस्ट हो, और आप सब जानते हैं इंटरेस्ट का एक फिक्स रेट होता है। इशूइंग अ लोन टू एन एम्प्लॉय और प्रोवाइडिंग एन एडवांस अगेंस्ट फ्यूचर सर्विसेज। Miscellaneous expenditure. Miscellaneous expenditure refers to any non-material or non-specific expenses that do not fit into regular category. देखिएगा, एक कंपनी पूरा साल काम करती है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे उसके रेगुलर इन नेचर होते हैं, स्टाफ की सैलरी देना, स्टॉक खरीदना, बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर इन नेचर बिल्कुल भी नहीं होते। इनको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हमारे रेगुलर कैटेगरी में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, लीगल फीस। लॉसेस। Losses occurs when a company's expenses exceeds its revenue. एक आम आदमी के जीवन में लॉस कब आता है? जब उसके खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। सेम फॉर्मूला किसी भी कंपनी में लगता है। जब कंपनी के रिवेन्यू, इनकम तो कम है लेकिन उसके एक्सपेंसेस ज्यादा, तो वहां पर भी कंपनी लॉस में आ जाती है, रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव फाइनेंशियल आउटकम। अ बिजनेस में इनकर अ लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड डैमेजेस टू इट्स इन्वेंट्री। कभी कभी कंपनी की इन्वेंट्री में कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, और वो जो डैमेजेस होते हैं कंपनी को लॉस क्रिएट कराते हैं। और अ डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाया ये सोचकर कि वहां से अच्छे रिटर्न्स आएंगे, मगर दूसरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में कम हो गई, तो ये भी कंपनी के लिए लॉस है। ग्रॉस ब्लॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रॉस ब्लॉक इज अ टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स बिफोर एनी डेप्रिसिएशन। देखिएगा, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उन पर डैप लगने से पहले जो उनकी वैल्यू होती है उसको हम लोग ग्रॉस ब्लॉक कहते हैं। इफ अ कंपनी परचेज मशीनरी 1 लाख, बिल्डिंग 5 लाख एंड अ व्हीकल 2 लाख। कंपनी ने एक मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी है, बिल्डिंग 5 लाख की, व्हीकल 2 लाख का, तो कंपनी ने इसका मतलब 8 लाख रुपए एसेट्स में लगा दिए हैं। ये हमारा हो गया ग्रॉस ब्लॉक। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। देखिएगा, आप कोई भी एसेट्स का यूज करते हैं, अब आप जैसे जैसे एसेट्स के यूज करोगे उस पर वेयर एंड टीयर तो लगेगा। वेयर एंड टीयर की वजह से कम उस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। इफ द मशीनरी विद एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 1 लाख, कंपनी ने जो मशीन खरीदी है 1 लाख की खरीदी है,
हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, और इस मशीन की जो लाइफ है वो सिर्फ 5 साल है। द एनुअल डेप्रिसिएशन वुड बी 20,000। इसका मतलब हर साल कंपनी की वैल्यू 20,000 रुपीज से कम होगी। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नेट ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक में हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी कंपनी जो एसेट लेती है उसकी टोटल वैल्यू ग्रॉस ब्लॉक है। डेप्रिसिएशन मतलब उस एसेट्स पर वीएटी लगना। अब अगर मैं ग्रॉस ब्लॉक में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं तो मेरा नेट ब्लॉक आ जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी की मशीन 1 लाख रुपए की है, उसके ऊपर 30,000 का वियर एंड टीयर डेप्रिसिएशन लगा, तो यहां पर उस मशीन की वैल्यू 70,000 बचती है। इसको हम लोग नेट ब्लॉक कहते हैं। Net block is the remaining value of a fixed assets after deducting accumulated depreciation from the gross block. Net block किसी भी एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस refers to cost of assets that are currently being constructed or developed and not yet ready to use. If a company is building a new office and construction cost is 5 lakh rupees, these costs would be considered capital work in progress until the building is complete. एक कंपनी अपना एक ऑफिस बनाना चाहती है और उस ऑफिस के बनाने की जो कॉस्टिंग है 5 लाख है। देखिएगा वो ऑफिस अभी प्रोसेस में है, अभी बना नहीं है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब भी कोई एसेट हमारी प्रोसेस में होती है, वो बिल्कुल भी रेडी टू यूज नहीं होती, उसको हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। करंट लायबिलिटीज, देखिएगा कंपनी जब भी बिजनेस करती है तो उसके ऊपर रीपेमेंट्स होती है। कुछ रीपेमेंट्स उसको विद इन अ ईयर देनी होती है और कुछ रीपेमेंट्स आफ्टर 1 ईयर देनी होती है। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी ने बिल्डिंग के ऊपर लोन लिया है, वो 1 साल से ज्यादा टाइम का है, लेकिन कंपनी ने जिन क्रेडिटर से उधार सामान खरीदा है उनकी पेमेंट 1 साल में करनी होगी। तो जब कंपनी को रीपेमेंट्स 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। Current liabilities are the obligation or debt that a company expect to settle within a year. If a company owns supplies 50,000, has outstanding bill 30,000, has a short-term loan 20,000, the total current liability is 1 lakh. कंपनी ने 50,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है, आउटस्टैंडिंग बिल उसके 30,000 रुपए के हैं और 20,000 का शॉर्ट टर्म लोन है, तो कंपनी के ऊपर करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर देने के लिए 1 लाख रुपए बन जाती है। नाउ द टॉपिक इज प्रोविजन। देखिए कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा एज ए रिजर्व रखती है। ये रिजर्व जो होते हैं फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए होते हैं। बट कंपनी को कुछ चीजों का पहले से पता होता है, लाइक 1 साल बाद कंपनी को टैक्स देना है, तो कंपनी क्या करेगी, इन चीजों के लिए पैसा पहले से ही निकाल के रखेगी। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजंस। प्रोविजंस आर सेट असाइड बाय कंपनी टू कवर एंटिसिपेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने वाले हैं और कंपनी को ऑलरेडी पता है, कंपनी उसके लिए पहले से पैसा साइड में निकाल के रखती है, उसको हम प्रोविजन कहते हैं। नेट करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स आर आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल। नेट करंट एसेट्स को हम लोग वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करता हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। करंट एसेट्स किसी भी कंपनी की 1.5 लाख है, लायबिलिटीज 1 लाख है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा नेट करंट एसेट्स 50,000 है। नाउ द टॉपिक इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैपिटल। कंपनी की कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, तो यहां पर कंपनी की कैपिटल 5 टाइप्स की होती है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड। ऑथराइज्ड कैपिटल, देखिएगा कंपनी अपनी टोटल कैपिटल से जो रजिस्टर्ड होती है इसको हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ऑथराइज्ड कैपिटल। If a company total capital is registered with 2 lakh shares of 10 rupees each, that is rupees 20 lakh, एक कंपनी 2 लाख शेयर्स के 10-10 रुपए वाले शेयर से रजिस्टर्ड है, कंपनी की टोटल कैपिटल 20 लाख है। तो कंपनी ये जो 20 लाख रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड है, इससे ज्यादा ये पैसा पब्लिक से नहीं ले सकती। इशूड कैपिटल, देखिए कंपनी अपनी टोटल कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई, ऑथराइज कैपिटल, मगर कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है पैसा कलेक्ट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल। Issued capital is the total value of shares that a company has issued to its shareholder. Issued capital किसी भी कंपनी की वो शेयर्स वैल्यू होती है जो पब्लिक में इशू किए जाते हैं ताकि पब्लिक से पैसा अरेंज किया जा सके। If a company issues 1 lakh shares with a face value rupees 10, the issued capital is rupees 10 lakh. Subscribed capital. Subscribed capital represent the portion of issued capital for which investor have agreed to subscribe. देखिएगा नॉर्मली यूट्यूब पर हर एक यूट्यूबर कहता है सब्सक्राइब माय चैनल, मतलब मेरे चैनल को एक्सेप्टेंस दीजिएगा। सेम विद सब्सक्राइब कैपिटल,
कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे। अब पब्लिक कितने शेयर्स लेने की अपनी एक्सेप्टेंस देती है, इसको हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को इशू किया था और यहां पर पब्लिक 80,000 शेयर्स खरीदने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है। अब ये जो हमारे 80,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज के हिसाब से, दैट मीन्स पब्लिक सिर्फ 8 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने की एक्सेप्टेंस दे रही है। इसको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, देखिएगा कंपनी ने जितने शेयर्स पब्लिक में इशू करे हैं उसके बाद पब्लिक जितने एक्सेप्ट करती है, अब एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी को पता लग गया मेरे 8 लाख जो रुपए हैं पब्लिक मुझे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन फिलहाल कंपनी को उसका 70% मतलब 5,60,000 रुपए ही चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, 8 लाख की डिमांड नहीं करेगी, 5,60,000 रुपीज की डिमांड करेगी, दैट इज 70% ऑफ रुपीज 8 लाख। इसका मतलब कंपनी जितना हिस्सा कैपिटल का पब्लिक से डिमांड करती है उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। Called up capital is the portion of the subscribed capital that the company has requested from shareholder. एग्जाम्पल में 8 लाख रुपए में से 70% दैट इज कंपनी फिलहाल 5,60,000 रुपए पब्लिक से मांग रही है, विच वी कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, अब कंपनी को इन्वेस्टर कितना पैसा देते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट शेयर होल्डर हैव एक्चुअली पेड टू द कंपनी। कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो इन्वेस्टर कंपनी को पे करते हैं उसको हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। इफ आउट ऑफ द टोटल कॉल्ड अप कैपिटल 560 शेयर होल्डर हैव पेड रुपीज 5 लाख, दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने 5,60,000 रुपए पब्लिक से मांगे, लेकिन पब्लिक ने इन्वेस्टर ने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, इसको हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। नाउ द टॉपिक इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। देखिएगा बहुत से लोग हाउस लोन लेते हैं, ये प्रोसेस कैसे चलता है, बैंक से हम हाउस लोन लेने गए, आपने घर खरीदा, बैंक ने आपके घर के कागज अपने पास रख लिए एज ए सेफ्टी और सिक्योरिटी। मतलब जब आप लोन लेने जाते हैं और आप अपनी किसी भी एसेट को किसी भी बैंक के पास मॉर्गेज रख देते हैं और बैंक उस मॉर्गेज को इसलिए रखवाता है ताकि बैंक सेफ रहे लोन देने वाले के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड लोन। अ सिक्योर्ड लोन इज बैक्ड बाय कोलैटरल व्हिच इज एन एसेट दैट द बोरोवर प्लेज टू द लेंडर। जब भी कोई बोरोवर अपनी एसेट को प्लेज करता है किसी लेंडर के पास एज ए सिक्योरिटी और उसके अगेंस्ट लोन लेता है, इसको हम लोग सिक्योर्ड लोन कहते हैं। दिस कोलेटरल प्रोवाइड अ गारंटी फॉर द लेंडर इन केस ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट ऑन लोन। अब होता क्या है, अगर बोरोवर रीपेमेंट ना कर पाए तो लैंडर क्या करेगा, इस एसेट को सील करके अपने पैसे की रिकवरी करा लेता है। A secured loan is a mortgage. In a mortgage, the house serves as a collateral. If the borrower fails to make payment, the lender has right to sell the property to recover the obtained loan. Unsecured loan. An unsecured loan, on the other hand, is not backed by an collateral. Lender grant these loans based on the borrower credit worthiness and ability to repay. बहुत बार बैंक आपकी गुडविल, आपकी ब्रांड वैल्यू की वजह से लोन दे देते हैं, वो आपसे कोई भी एसेट एज ए मॉर्गेज नहीं रखते, इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड। मतलब हमें लोन मिला हमारी गुडविल की वजह से, हमारे बैंक में जो लेन देन हो रहा है उसकी वजह से मिला, ना कि किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के मिला, इसे हम लोग कहते हैं अनसिक्योर्ड। बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक एसेट सिक्योरिंग द लोन, अनसिक्योर्ड लोन जनरली हैव हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन। लेकिन यहां पर सिक्योर्ड लोन पर अगर आप 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो अनसिक्योर्ड पर आप 9 या 10% इंटरेस्ट देंगे। तो जनरली अनसिक्योर्ड पर बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, लाइक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन एक्सेट्रा। हाउ इज बैलेंस शीट समराइज्ड? अ बैलेंस शीट इंडिकेट मैचिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड विद एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक कंपनी के पास पूरे साल में पैसा जो आया है और कंपनी ने पैसा जहां जहां खर्च किया है, ये जो फंड का इनकमिंग और आउटगोइंग होता है, इसको जो हम बैलेंस करते हैं इसको हम बैलेंस शीट से शो करते हैं। यहां पर बैलेंस शीट में एसेट्स इज गोस टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। व्हाट डज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ? अ प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। शोज हाउ मच मनी अ कंपनी अर्न एंड स्पेंड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बताता है एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न करा, कितने उसने खर्चे करे। पॉजिटिव नेट इनकम इंडिकेट अ प्रॉफिट। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस प्लस में है तो ये आपको प्रॉफिट इंडिकेट करेगा, वाइल अ नेगेटिव नेट इनकम इंडिकेट अ लॉस, और अगर ये माइनस में है तो ये आपको लॉस इंडिकेट करेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स असेस हाउ वेल अ बिजनेस इज डूइंग फाइनेंशियली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। देखिएगा
अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस प्लस में है, मतलब कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन अगर यही बैलेंस माइनस में है, तो कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से नहीं संभाले। एक्सप्लेन रेशियो एनालिसिस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ रेशियो। देखिएगा, किसी भी कंपनी की हम रेशियोज की बात करते हैं तो ये मेनली 4 तरीके की है: लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो assess कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म पेमेंट्स, मतलब करंट लायबिलिटी जो एक साल में कंपनी को पे करनी है, ये कितना फास्ट कर सकती है, तो इसके लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो को देखते हैं। These ratio indicate company liquidity position, which is ability to cover assets into cash quickly. इस रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी अपनी एसेट्स को कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकती है फॉर द रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म पेमेंट्स विद इन ईयर टू कवर इमीडिएट लायबिलिटीज। अब अगर मैं बात करता हूं लिक्विडिटी रेशियो के टाइप्स की, तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में होती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो, the current ratio measures the portion of company's current assets to its current liabilities. It indicates the company ability to pay off its short-term debts with the short-term assets. यहां पर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब अगर हमारा आंसर आ रहा है 2:1, इट मींस कंपनी को एक साल में जितना रीपे करना है उससे डबल कंपनी को एक साल में मिल जाएगा। मतलब कंपनी की रिकवरी डबल है और रीपेमेंट सिंगल टाइम है, तो कंपनी की एसेट्स डबल है रीपेमेंट से, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो करंट रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी की जो करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी के मुकाबले कितनी है और फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। क्विक रेशियो, द क्विक रेशियो ऑल्सो नोन एज द एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, इज मोर लिक्विडिटी कंपेयर टू द करंट रेशियो। ये करंट रेशियो से ज्यादा लिक्विडिटी को शो करती है। इट असेस कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटी यूजिंग अ मोस्ट लिक्विड एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी। यहां पर क्विक रेशियो से हमें पता लगता है कि जो करंट लायबिलिटीज का रीपे किया जाएगा वो हमारी मोस्ट लिक्विड एसेट से किया जाएगा। तो हमारी मोस्ट लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में किस पोजीशन पर है। अगर इसका आंसर 2:1 आता है, दैट मीन्स हमारी जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स है जिसे हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एसेट्स 2 टाइम्स है और रीपेमेंट 1 टाइम है, तो हमारे बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग है। नाउ द टॉपिक इज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो, मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट टू जनरेट सेल्स। मतलब कंपनी अपने एसेट्स का किस रेशियो में यूज कर रही है अपनी सेल को जनरेट करने में। These ratios help assess the effectiveness of a company's operation। देखिएगा, अगर कंपनी की सेल ज्यादा है तो कंपनी इफेक्टिव है, और अगर कंपनी की सेल कम है तो कंपनी इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं टर्नओवर रेशियो के टाइप्स की, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेजर हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी इन्वेंटरी सोल्ड एंड रिप्लेस ओवर स्पेसिफिक पीरियड। कंपनी की इन्वेंट्री को हमने कितने टाइम सेल करा, मतलब साल में हमने कितनी बार सेल करी है, इसको हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मेजर करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हायर टर्नओवर रेशियो सजेस्ट दैट द कंपनी सेलिंग इट्स इन्वेंट्री क्विकली। अगर मान लिया हमारा टर्नओवर रेशियो आता है 10 टाइम्स और एक कंपनी का टर्नओवर रेशियो आ रहा है 5 टाइम्स, तो दैट मीन जिस कंपनी का टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब उसकी जो सेल की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देखिए कंपनी उधार सामान बेचती है, अब उधार सामान बेच के इस बेचे हुए सामान पर पैसा कितना फ्रीक्वेंटली हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। द कंपनी रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इवैल्यूएट हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम इट्स कस्टमर। ये रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी अपने कस्टमर से कितना एफिशिएंटली पैसा कलेक्ट करती है। जिस कंपनी की कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो कंपनी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। A higher account receivable turnover ratio indicate that the company is collecting payment from its customer quickly। एक कंपनी 10 टाइम्स आंसर लाती है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, और दूसरी कंपनी का 3 टाइम्स आता है। मतलब जिस कंपनी का आंसर 10 टाइम्स आ रहा है वो अपने कस्टमर से मोस्ट फ्रीक्वेंटली पैसा कलेक्ट कर रही है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, द एवरेज कलेक्शन पीरियड मेजर द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक फॉर अ कंपनी टू कलेक्ट पेमेंट। देखिएगा, कस्टमर से हम जब पैसा कलेक्ट करते हैं तो एवरेजन कितने टाइम में वो पैसा आ रहा है। फॉर एन एग्जांपल 365 डेज डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स अकाउंट
रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पिछला आंसर हमारा 10 टाइम्स था जो हमने एग्जांपल में लिया है। तो इसका मतलब अप्रॉक्स 36.5 दैट इज 37 डेज कि कस्टमर से जो कंपनी पैसा कलेक्ट कर रही है, अगर साल में 10 टाइम्स कलेक्ट करे तो हर 37 डे में वो कलेक्शन आ जाता है। लोअर एवरेज कलेक्शन पीरियड सजेस्ट दैट अ कंपनी कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर मोर क्विकली। ये डेज हमारे जितने कम होंगे इसका मतलब कस्टमर से हम उतना फ्रीक्वेंटली पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, विच इज फेवरेबल एज इट इम्प्रूव द कैश फ्लो। और इन डेज का लाइक 37 की जगह अगर 25 होगा तो मतलब हम कस्टमर से और फ्रीक्वेंटली पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जितना फ्रीक्वेंटली हम पैसा कलेक्ट करेंगे ये कंपनी के फेवर में होगा, क्योंकि कैश रिकवरी उतनी फास्ट होगी। और कैश जो है कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना, क्योंकि कैश रिकवरी कहीं ना कहीं बैड डेट को एलिमिनेट कर जाती है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, देखिएगा एक कंपनी अपने फिक्स एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करती है। पर्पस क्या है कि वहां से सेल को जनरेट किया जा सके, सेल को और बढ़ाया जा सके। एक कंपनी ने एक की बजाय 2 फैक्ट्री करी, अपनी फिक्स एसेट्स बहुत बढ़ा ली ताकि उसकी सेल बढ़े। अब एसेट्स में जो हम पैसा लगाते हैं उससे हमारी सेल किस रेशो में बढ़ती है, इनका जो रिलेशन है हम लोग फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो में देखते हैं। The fixed assets turnover ratio measure how efficiently a company generates sale revenue related to its investment in fixed assets. कंपनी ने फिक्स एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट करा है उसके कंपेरेटिवली सेल कितनी जनरेट हो रही है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट सेल अपॉन एवरेज फिक्स एसेट्स। A higher fixed assets turnover ratio indicate that the company is generating more sale revenue per rupee. अगर ये रेशियो ज्यादा आती है तो इसका मतलब कंपनी ने जितना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाया है उसके कंपेरेटिवली सेल ज्यादा हो रही है। और ये चीज कहीं ना कहीं कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को शो करती है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, द टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी टोटल एसेट्स यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग सेल रेवेन्यू। पिछले वाली रेशियो में हमने टोटल एसेट्स में इससे फिक्स एसेट से सेल को कंपेयर किया, और इस रेशियो में हम लोग सेल को टोटल एसेट से कंपेयर कर। इट इवेल्युएट हाउ इफेक्टिवली द कंपनी यूजेस ऑल इट्स एसेट्स बोथ करंट एंड फिक्स। इस रेशो से हमें पता लगता है कि सेल को जनरेट करने के लिए कंपनी अपनी करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों एसेट्स को किस रेशो में यूज कर रही है, कितनी इफेक्टिवली यूज कर रही है। फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। A higher total assets turnover ratio indicate that the company generate more sale revenue per rupee invested in total assets. अगर ये रेशियो हमारी ज्यादा आती है तो इसका मतलब कंपनी ने जितना पैसा एसेट्स में लगाया है उसके कंपेरेटिवली सेल बहुत अच्छी आ रही है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, टर्नओवर बहुत अच्छा है, विच रिफ्लेक्ट एफिशिएंट एसेट यूटिलाइजेशन। इससे पता लगता है कि कंपनी अपने एसेट्स का एक प्रॉपर यूज कर रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो provide insight into how a company finances its operations and investments focusing on the composition of its capital. देखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसमें मतलब बोरोइंग्स और इक्विटी मतलब ऑनर्स फंड का क्या रेशियो। टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, नॉर्मली ये हमारी 4 टाइप्स की होती हैं, डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट एसेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, the debt to equity ratio measures the proportion of debt and equity finance to a company's capital structure. कंपनी की टोटल इक्विटी के कंपेरेटिवली उसके डेप्ट का क्या रेशियो, मतलब ऑनर्स फंड के कंपेरेटिवली, शेयर होल्डर्स फंड के कंपेरेटिवली बोरोइंग्स का रेशियो जो चेक करते हैं वो हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो में देखते हैं। A higher debt to equity ratio suggests that the company relies more on debt finance. अगर ये रेशियो ज्यादा होगी तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स ज्यादा हैं, और अगर ये रेशियो कम होगी तो इसका मतलब कंपनी पे बोरोइंग्स कम है और ऑनर्स फंड मतलब शेयर होल्डर फंड ज्यादा है। डेब्ट एसेट रेशियो, द डेब्ट एसेट रेशियो आल्सो known as the debt to asset ratio measures the proportion of a company's asset financed by debt. यहां पर हम एसेट से कंपनी की बोरिंग्स को कंपेयर करते हैं। A higher debt asset ratio indicate that a large portion of the company asset is financed by debt. अगर ये रेशियो हायर एंड पर आती है तो इससे पता लगता है कि कंपनी की एसेट्स पर बहुत सारा लोन लिया हुआ है, और अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब कंपनी की एसेट्स पर लोन बहुत कम है, कंपनी फ्री फ्रॉम लोन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखिएगा कंपनी बोरोइंग्स लेती है, अब बोरोइंग्स लेने के बाद कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। क्या कंपनी के प्रॉफिट्स इतने हैं कि कंपनी इजीली इंटरेस्ट दे सके, ये चीज हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में देखते हैं। इट इंडिकेट कंपनीज कैपेसिटी टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमें बताती है कि कंपनी क्या अपनी इंटरेस्ट पेमेंट इजीली कर सकती है या नहीं कर सकती। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस।
मतलब कंपनी की टोटल अर्निंग टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले लेते हैं और उसको हम इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं. A higher interest coverage ratio suggests that company generates sufficient operating income to cover its interest expense. सपोज करिए आंसर आता है 10 टाइम्स. इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रही है उससे 10 टाइम्स ज्यादा अर्न कर रही है. और अगर आंसर आता है 3 टाइम्स, मतलब कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रही है उससे सिर्फ 3 टाइम्स ज्यादा ही वो अर्न कर पा रही है. डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. The debt service coverage ratio measure a company's ability to meet its debt. ये रेशो हमें बताती है कि क्या कंपनी अपनी रीपेमेंट्स बोरिंग्स कर भी पाएगी या नहीं. डेट सर्विस कवरेज रेशो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट. A higher debt service coverage ratio indicate that the company generates sufficient cash flow to cover its debt obligation. ये रेशो जितनी हायर होगी उससे ये पता लगेगा कि कंपनी अपने डेप्ट इजीली पे कर सकती है. नाउ द टॉपिक इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड इट्स टाइप्स. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स अ कंपनी एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें ये तो पता लगता है कि कंपनी की एबिलिटी कितनी है प्रॉफिट्स को जनरेट करने में. कंपनी की अगर ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा है तो मतलब कंपनी बहुत इफेक्टिवली रिसोर्सेज का यूज कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है. और अगर ये रेशियो कम है तो मतलब कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है. These ratio provide insights into company overall profitability and efficiency in utilizing resources to generate earning. मतलब कंपनी अर्निंग को जनरेट करने के लिए अपने रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर रही है, ये सब बातें हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता लग जाती है. अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रिवेन्यू. नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, net income divided by revenue, and return on asset, that is net income divided by average total assets. Return on equity, net income divided by average shareholder equity, return on capital employed, net profit after tax divided by total capital employed, and earning per share. देखिएगा अर्निंग पर शेयर हमें ये बताता है कि कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर एक इन्वेस्टर को कितना अर्न हो रहा है, एक शेयर के अगेंस्ट एक इन्वेस्टर कितना पैसा कमा रहा है. अर्निंग पर शेयर मेजर द प्रॉफिट अवेलेबिलिटी टू द इक्विटी शेयर होल्डर पर शेयर. फॉर्मूला है इसका नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो फाइनली हमारे ये चैप्टर पूरा हो चुका है, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा. हम आज के स्टूडेंट हैं, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और एग्जाम में अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स गेन करेंगे. थैंक यू. एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है. आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी. थैंक यू.